अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ ममेलियन फार्माकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स एक्चुअली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ सॉर्ट ऑफ केमिकल्स होते हैं या बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस में काम आते हैं। मतलब ये कि हमारी इम्यूनिटी को हेल्प कर रहे होते हैं ट्रिगर करने में। और जैसे हम कहते हैं कि हमें फ़ौरन से कोई भी चीज़ काटती है तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जगह सूज जाती है। तो ये भी क्या है, ये एक प्रोसेस है जो हमारे अपने फ़ायदे के लिए जो हमारी बॉडी जो है वो ये काम प्रोसेस कर रही होती है ताकि जो भी हमारे पास जो वो टॉक्सिक मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो सके हमारी बॉडी से। तो ये जैसे हम कहते हैं कि हमें फ़ीवर हो जाता है नॉर्मली, तो हमें लगता है कि फ़ीवर जो है वो कोई बुरी चीज़ है, बल्कि असल में क्या होता है, फ़ीवर इसलिए हो रहा होता है ताकि हमारा टेम्परेचर हाई हो जाए और जो भी फॉरेन इन्वेडर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है वो किल अप हो जाए। वो जो वायरस या बैक्टीरिया हैं, हमें पता है कि वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ऊपर चला जाएगा उनका टेम्परेचर, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी में ख़ुद से ये ऑटो रिस्पॉन्स होता है अपने आप को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए। इसी तरह ऑटोकॉइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के केमिकल्स कंपाउंड होते हैं जो कि यही इम्यूनिटी को ट्रिगर अप कर रहे होते हैं। तो ऑटोकॉइड्स की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑटोकॉइड्स का मतलब होता है सेल्फ़ हीलिंग या सेल्फ़ रेमेडी। बेसिकली ये हार्मोन्स होते हैं जो कि फ़ौरन से ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे हमें रिस्पांस की ज़रूरत होती है, और वहां जाके इन्फ्लेमेशन काज करते हैं या फिर हमारे इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं, हमारे फेगोसाइट्स को, हमारे मोनोसाइट्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑटोकॉइड्स की, तो ऑटोकॉइड्स जो होंगे एनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, जैसे कि हार्मोन्स होगा जो कि बॉडी के एक जगह के ऊपर बन रहा होगा और दूसरी जगह के ऊपर जा रहा होगा थ्रू लिम्फ या फिर थ्रू ब्लड, और जाकर अपना कोई इफ़ेक्ट दे रहा होगा, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट दे रहा होगा, जैसे कि इन्फ्लेमेशन काज कर रहा होगा या फिर जो है स्वेलिंग काज कर रहा होगा या फिर हमें पेन का एहसास हो रहा होगा। तो डिफरेंट तरह से हेल्प कर रहे होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स जो कि फ्लोट कहाँ से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लड या लिम्फेटिक्स। हमारा जो लिम्फ नोड का सिस्टम है वहाँ से मूव कर रहे होते हैं या फिर ब्लड से मूव कर रहे होते हैं। अगर हम अब क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम इसको क्लासीफाई करें, तो मैं कह रही हूँ ना, ये डिफरेंट तरह के केमिकल्स होंगे या हार्मोन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो भी डिफरेंट हो सकती है। ये अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ये जो है वो लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ऑटोकॉइड्स की, तो डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। 3 बेसिक तरह के ऑटोकॉइड्स होते हैं, अमीन डिराइव्ड होते हैं, पेप्टाइड डिराइव्ड होते हैं और लिपिड डिराइव्ड होते हैं। अमीन डिराइव्ड मतलब ये कि ये किसी अमाइनो एसिड से निकले हुए होंगे। अमीनो एसिड्स में पता है ना 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें से प्रोड्यूस हुए होंगे। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन और हिस्टामीन दोनों जो हैं वो अमाइनो एसिड से निकले हुए, नेक्स्ट उनकी केमिकल रिएक्शंस होने के बाद वहाँ से प्रोड्यूस हुए हुए होते हैं ये ऑटोकॉइड्स। तो अगर हम हिस्टामीन की बात करें तो वो हिस्टिडीन जो हमारे पास इम्यूनो एसिड होता है वहाँ से प्रोड्यूस हुआ होता है। और अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो वो ट्रिप्टोफैन, ये भी हमारे पास एक इम्यूनो एसिड है, वहाँ से प्रोड्यूस हुआ होता है। अगर हम पेप्टाइड डिराइव्ड इम्यूनो एसिड्स की बात करें, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स के स्मॉल सेगमेंट्स जो होते हैं उनको पेप्टाइड्स बोलेंगे। तो पेप्टाइड डिराइव्ड अगर होंगे तो उनकी उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन। अगर हम लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स की बात करें तो वो फिर ये कहाँ से होंगे, ये लिपिड से प्रोड्यूस हुए हुए होंगे, मतलब ये कि फैटी मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूको ट्राइन्स होगी, इंटरल्यूकिन्स होगी। इंटरल्यूकिन्स जो होती हैं ना, ये भी हमारे पास हमारे इम्यूनोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी इम्यूनिटी या हमारा जो पूरा ये इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह से मॉलिक्यूल्स काम कर रहे होते हैं। तो इंटरल्यूकिन्स बेसिकली वायरस को पकड़ने वाली जो होती हैं मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, वो होते हैं। फिर हमारे पास होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, जो प्लेटलेट्स क्या होती हैं हमारी बॉडी के अंदर खून जमाने के लिए जो सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि जल्दी से जाके ब्लड के साथ मैश लाइक स्ट्रक्चर
कर देते हैं और वो जमा देते हैं फ़ौरन से, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट ना हो जाए। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करके एक्टिवेट करने के लिए कि वो अपना काम स्टार्ट करें, जो ऑटोकॉइड्स इस्तेमाल होते हैं वो लिपिड डिराइव्ड होते हैं और उसको बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो इस तरह आप देख रहे हो कि डिफरेंट तरह के ऑटोकॉइड्स का डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। देखो हिस्टामीन जो होगा वो इन्फ्लेमेशन काज करेगा, सेरोटोनिन का और फंक्शन होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और काम करे, इंटरल्यूकिन जो है वो वायरसेस के ऊपर काम करे। इस तरह हर एक ऑटोकॉइड डिफरेंट तरह से हमारी बॉडी के अंदर हेल्प आउट कर रहा होगा। अगर अब हम अमीन ऑटोकॉइड्स की बात करें, मतलब हिस्टामीन और सेरोटोनिन, ये दो थे ना, ये वो अमीनो एसिड्स होंगे, ये वो ऑटोकॉइड्स होंगे जो अमीनो एसिड से डिराइव हुए हुए होंगे, और दो ही होते हैं ये, हिस्टामीन और सेरोटोनिन मेजर ऑटोकॉइड्स होते हैं इन दिस क्लास में। अगर हम हिस्टामीन की बात करें तो अब आप देखते हो उसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मल देखें तो इस तरह है कि देखो 5 रिंग, हमारे पास 5 मॉलिक्यूल का रिंग है, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर या हम इसको डिजिटली देखें तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। हिस्टामीन अगर हम फर्दर उसके बारे में बात करें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एलर्जिक रिएक्शंस जब हमारी बॉडी को, जब हम कहते हैं ना फ़ौरन से दाने बन गए या फ़ौरन से स्वेलिंग हो गई इस चीज़ के काटने से, तो वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो इस हिस्टामीन की वजह से हो रहा होता है। मतलब ये कि ये इन्फ्लेमेशन काज कर रहा होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऑटोकॉइड है, जो कि यूजुअली ऑटोकॉइड जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में जहाँ जहाँ पे भी स्वेलिंग काज हो जाती है वो सारी की सारी हिस्टामीन की वजह से हो रही होती है। तो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर आके घुस जाता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई फंगस भी हो सकती है, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, उसके अंदर बेसोफिल्स भी हैं और मास्ट सेल्स भी हैं। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं हिस्टामीन को। मतलब सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर ये हिस्टामीन जो केमिकल होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस पड़ा हुआ होता है। क्या होता है, सेल जो होते हैं वो ट्रिगर अप होते हैं और वो बहुत सारे मिकदार में ये केमिकल को रिलीज़ कर देते हैं। इस केमिकल को रिलीज़ करने की वजह से क्या होता है, उस जगह के ऊपर जहाँ पे हमें किसी चीज़ ने काटा हुआ होता है फ़ौरन से इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाते हैं। अब देखो साइड्स ऑफ हिस्टामीन रिलीज़ के, हिस्टामीन जो है, हिस्टामीन ये जो ऑटोकॉइड है जिसने इन्फ्लेमेशन करनी है, वो कौन कौन सी जगहों के ऊपर इन्फ्लेमेशन करता है या कौन कौन सी जगहों के ऊपर रिलीज़ होता है। तो बेसिकली ये मास्ट सेल साइट के ऊपर होता है। मास्ट सेल्स जो होते हैं ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं। बेसिकली कहाँ कहाँ होते हैं उन्होंने बताया हुआ है, हमारे लंग्स के अंदर, पल्मोनरी टिश्यू कहाँ होते हैं, हमारे लंग्स में होके हमारे स्किन के ऊपर जो एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, दाने बन जाते हैं वो, और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामीन इज़ पर्टिकुलरली हाई इन दिस टिश्यूज़। मतलब हिस्टामीन जो है वो बाकी की जगहों के ऊपर भी रिलीज़ होगा, लेकिन इन जगहों के ऊपर जहाँ मास्ट सेल ज़्यादा मिकदार में होंगे तो इन 3 प्लेसेस के ऊपर हिस्टामीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो सकता है। नॉन मास्ट सेल्स के ऊपर भी जो है हिस्टामीन रिलीज़ हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एपिडर्मस ऑफ स्किन, गैस्ट्रिक सेल्स के अंदर रीजनरेशन जहाँ पर सेल्स की होती है वहाँ पर, या फिर हमारे ब्लड के अंदर जो बेसोफिल्स हैं वो भी रिलीज़ कर सकते हैं हिस्टामीन को। अब हिस्टामीन आगे उन्होंने बताया हुआ है कि हिस्टामीन सिंथेसाइज कहाँ हो रहा होता है, मतलब प्रोड्यूस कहाँ हो रहा होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि अमीनो एसिड से डिराइव्ड है, मतलब ये कि कोई अमीनो एसिड नेक्स्ट फर्दर उसमें कोई रिएक्शन हुआ होगा और फिर हिस्टिडीन से हिस्टामीन बन रहा है, तो क्या हो रहा होता है, कौन सा रिएक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड है उसमें से कार्बन जो है वो रिमूव हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है उसकी, और फिर हमारे पास हिस्टामीन प्रोड्यूस हो जाता है, और जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। और ये स्टोर कहाँ पर होता है, सिंथेसाइज करने की हर चीज़ सिंथेसिस के बाद कहीं ना कहीं जाके थोड़े से प्रोसेस के अंदर स्टोर हो रही होती है। कोई उसकी जगह होती है जहाँ पे वो जाके रिजाइड करी होती है, और फिर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्टामीन जो है वो मास्ट सेल या बेसोफिल्स के अंदर जाकर स्टोर हो रहा होता है, कि ये वो सेल्स हैं जो बेसिकली हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बताया हुआ कि मास्ट सेल्स के अंदर होता है, और अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो बेसोफिल्स के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा हमारे लंग्स में, हार्ट में, लिवर में, हर बॉडी पार्ट के अंदर जो होगा वो हिस्टामीन जो है वो उसके सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है हिस्टामीन की, मेजर पैथवेज कौन कौन से हैं, डीएमिनेशन होती है और इसकी मिथाइलेशन होती है, मतलब इसमें मीथेन ऐड होती है, और डीएमिनेशन होती है इसकी कहाँ कहाँ होती है, मतलब ये कि अब इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, कैसे
एक्सपेल आउट हो रहा होता है एट द एंड केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर से। स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज और मोनोसाइट्स के अंदर उसकी डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है, जबकि मिथाइलेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्किन, किडनीज, थाइमस और ल्यूकोसाइट्स के अंदर होता है। अब ये जो हिस्टामीन है ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का एक केमिकल है जो कि हेल्प कर रहा होता है हमें फॉरेन इन्वेडर्स कोई हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो उससे कोप आउट करने के लिए। तो यहाँ पर उसका पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे हिस्टिडीन से हिस्टामीन बन रहा है और फिर वो फर्दर कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म आप लोग ने अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि एक जो सबस्ट्रेट होता है वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोडक्ट फिर नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट होता है, फिर वो नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया हुआ है कि हिस्टामीन जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो फर्दर बहुत सारी डिफरेंट और चीज़ों के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अब हिस्टामीन का? मतलब कि ये अब एलर्जिक रिएक्शन कैसे काज कर रहा होता है और ये इन्फ्लेमेशन कैसे काज कर रहा होता है वो बताया हुआ है। हिस्टामीन जो है वो एक ऑटोकाइड है। इसका मतलब ये है कि सिमिलर है लोकल हार्मोन्स की तरह, क्या कि वो मूव कर जाएगा जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है वहीं पर ही निकले, वो मूव करके थ्रू ब्लड और थ्रू हमारे लिम्फ नोड दूसरी जगह के ऊपर भी जा सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स अपना देगा और वो क्या करता है, ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन। मतलब ये कि वो स्वेलिंग जो है उसको ट्रिगर करा होता है, उसको तेज़ करा होता है उस प्रोसेस को। और क्या करता है हिस्टामीन जो है वो एक्सर्ट इट्स इफ़ेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू हिस्टामीन रिसेप्टर। अब क्या होता है, सेल्स के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के ऊपर हिस्टामीन रिसेप्टर्स भी होते हैं। हिस्टामीन जब रिलीज़ होता है वो जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही वो अटैच होता है उसकी वजह से रिएक्शन काज होता है और वो वाली जगह जो होती है वो स्वेलअप हो जाती है। अब हिस्टामिन रिसेप्टर यहाँ पर 4 तरह के हैं हमारी बॉडी के अंदर, H1, H2, H3 एंड H4 दे आर हिस्टामिन रिसेप्टर्स। और जहाँ जहाँ पर भी ये रिसेप्टर होंगे, हिस्टामिन का मॉलिक्यूल अगर रिलीज़ होगा इनमें से किसी के ऊपर भी जाके बाइंड करेगा तो वहाँ से फर्दर केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्टअप हो जाएगा। जो हमारे पास H1 हिस्टामिन रिसेप्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में। और ये हमारे पास कहाँ होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। H1 रिसेप्टर जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, मतलब हमारे दिमाग का जो पोर्शन है वहाँ के ऊपर होगा और यूजुअली स्मूथ मसल्स के अंदर होगा। H1 जब एक्टिवेट होगा, मतलब जब हिस्टामीन आकर इस H1 रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, हमारी वेसल परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, नर्व सेंसरी नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और मतलब कि हमारे लंग्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर प्रमोट्स दी कीमोटैक्सिस ऑफ इज़िनोफिल्स विच कैन लीड टू नेज़ल कंजेशन, स्नीजिंग एंड रनोरिया। तो मतलब ये कि इसकी वजह से हमें फ़ौरन से वो छींकें आना शुरू हो जाती हैं और जो बंद नहीं हो रही होती ना वो भी हिस्टामीन की वजह से ही हो रही होती हैं। मतलब ये कि अब ये जो हिस्टामीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस काज नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहा होता, वो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी H1 रिसेप्टर अगर है, H1 रिसेप्टर के ऊपर अगर हिस्टामीन आकर अटैच हो जाता है तो उससे हमारे पास इतने सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो जाते हैं, स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी, खांसी होना शुरू हो जाएगी अचानक से, और हमारे पास लंग्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सेंसरी नर्व्स जो हैं वो हमारे बढ़ जाएंगी और हमारे ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं H1 रिसेप्टर के साथ जब अटैच होता है। H2 रिसेप्टर जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो पेरी इटल सेल्स में पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर। मतलब अब पहला वाला H1 रिसेप्टर जो था वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था, H2 रिसेप्टर जो है वो उसका हमारे स्टमक के अंदर है, हमारे हार्ट के अंदर है और ये थोड़ी थोड़ी जगहों के ऊपर है। और इससे भी क्या होगा, जब इसके ऊपर जाके हिस्टामीन अटैच होगा तो यहाँ पर भी वेजो डायलेशन ही होगी और गैस्ट्रिक एसिड जो है वो रिलीज़ होगा ताकि डाइजेशन हो सके स्टमक के अंदर। मतलब कि H2 रिसेप्टर का काम है हमारे स्टमक के अंदर जितने भी मसले हैं उनको सॉल्व करना, H1 रिसेप्टर का काम है हमारे दिमाग के अंदर जो कोई भी मसले चल रहे हैं उनको सॉल्व करना। फिर अगर हम H3 हिस्टामीन रिसेप्टर की बात करें तो ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है और ये हमारे पास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, थ्रू आउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये है और ये एक्सप्रेस होता है हर जगह के ऊपर। H3 रिसेप्टर जो है उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, ठीक है। और जैसे कि डोपामीन, गाबा, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस
सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है H3 हिस्टामिन रिसेप्टर। अब ये सारे के सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो अब आगे उन्होंने ये दिखाया हुआ है टोटल ओवरऑल एक सिस्टम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन के। देखो H1 रिसेप्टर जो होता है कहाँ होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा। H2 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास स्टमक के अंदर होगा। H3 रिसेप्टर भी हमारे पास प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है, ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा। और इसका H3 का काम है न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करना, H2 का काम है हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना और वेज़ोडाइलेशन करना, और H1 का काम है हमारे पास वेज़ोडाइलेशन करना स्मूथ मसल्स की। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लेमेशन काज करना और हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करना। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं इसके अंदर। अब उन्होंने आगे ये बताया हुआ है कि H1 रिसेप्टर के साथ जब हिस्टामिन अटैच हो जाता है तो होता क्या है, उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयंस की जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो हम फंक्शंस देख रहे हैं वो काज होते हैं। H2 रिसेप्टर क्या होता है, जब H2 रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन अटैच होता है तो उसकी वजह से CAM भी जो हमारे पास इसका जो केमिकल कंपाउंड है इसकी जो हमारे पास नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट ज़्यादा हो जाता है और जो एक्शन है वो काज होता है। H3 रिसेप्टर में क्या होता है, जब H3 रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन अटैच होता है तो CAMP जो हमारे पास है वो लो हो जाती है उसका लेवल, और जिसकी वजह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है और वेज़ोडाइलेशन होती है और डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं हिस्टामिन की वजह से। तो देखो हिस्टामिन सेम है, एक ही केमिकल कंपाउंड है, वो डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो उसका फंक्शन डिफरेंट है और उसका जो हमारे पास ओवरऑल मैकेनिज़्म है वो भी डिफरेंट है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आगे उन्होंने बताया हुआ H4 हिस्टामिन रिसेप्टर भी था। H4 जो है ये बेसिकली इम्यून सेल्स के अंदर होता है और हमारे पास जैसे कि इम्यून सेल्स कौन कौन से होते हैं, ल्यूकोसाइट, स्प्लीन हो गई हमारे पास, बोन मैरो, थाइमस, ये वो जगह हैं जहाँ पर हमारे इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये H4 हिस्टामिन रिसेप्टर उस जगह के ऊपर होता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन कोलन, लंग्स, लिवर एंड एपिकेंथस। स्टिमुलेशन ऑफ दिस रिसेप्टर आल्सो मीडिएट द कीमोटैक्सिस ऑफ इज़ोनोफिल्स एंड अप रेगुलेट्स एडहेजन ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हिस्टामिन का क्या रोल होगा कि ये इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने में और उनको रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है। हिस्टामिन का एलर्जी में क्या रोल है, एलर्जीज आर काज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी क्लास IgE विच इज़ लोकेटेड इनटू द मास्ट सेल्स। और एलर्जिन जब भी कोई फ़ौरन क्या होता है, असल में क्या हो रहा होता है, बाहर से जब कोई एलर्जिक एंटीजन बॉडी के अंदर घुसता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी की क्लास है IgE उसके साथ जाके वो अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैचमेंट होती है बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर हिस्टामिन रिलीज़ होती है। हिस्टामिन जैसे रिलीज़ होती है वहाँ पर एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह हमें फ़ौरन से वो रेड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने यही बात बताई हुई है कि देखो मास्ट सेल्स जो हैं हमारे पास इम्यून सेल्स हैं, इनके अंदर हमने कहा था कि स्टोरेज साइट है, यहाँ पर हिस्टामिन पड़ी होती है, इनके अंदर पड़ी हुई होती है। जब क्या होगा, IgE एंटीबॉडी जो है वो किसी एलर्जिन के साथ अटैच हो जाएगी, बाहर से कोई फ़ॉरेन इन्वेडर आएगा और वो IgE के साथ अटैच हो जाएगा तो फ़ौरन से जो मास्ट सेल्स हैं वो हिस्टामिन जो उनमें स्टोर हुई है वो बाहर निकालेंगे। जैसे ही हिस्टामिन के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे फ़ौरन से एलर्जी जो है वो काज हो जाएगी। दिस हिस्टामिन लीड्स टू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से फ़ौरन से वो इन्फ्लेमेशन वाला जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रिगर कर देती है हिस्टामिन और फ़ौरन से स्वेलिंग हो जाएगी या एलर्जी हो जाएगी, वो रेडनेस हो जाएगी, इस तरह काज हो जाती है। अगर आगे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर दोनों पेरेंट जो हैं वो एलर्जिक हैं तो बच्चों के अंदर चांसेस है कि 70% उनको भी ऐसे रिएक्शंस फ़ौरन से हो सकेंगे। अगर एक पेरेंट है तो बच्चों में चांस है कि 48% जो है वो चांस है कि वो बच्चा जो है वो भी एलर्जिक होगा थ्रू डस्ट या किसी भी फ़ौरन एलर्जिन मटेरियल के। अब देखो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर काफ़ी दफ़ा अब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो एलर्जीज़ हो जाती हैं कि फ़ौरन से छींकें आ रही हैं, बंद नहीं हो रही, तो हम कोई ना कोई टैबलेट लेते हैं और फिर वो चीज़ बंद हो जाती है। जब डस्ट का सीज़न होता है तो हम जो इन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है वो डिफरेंट तरह की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो एलर्जी कम हो जाती है। अब एलर्जी का मतलब क्या है, असल में तो हमारी बॉडी अपने आप को सेफ़ ही कर रही है, लेकिन क्या होता है ज़्यादा मकदार में हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी काज हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम कोई ना कोई दवाई
दवाई लेते हैं, मतलब वो दवाई क्या करी होगी, जाके हमारी बॉडी के अंदर वो जाके वो जो हिस्टामीन की रिलीज़ है, जो बहुत ज़्यादा मिकदार में हिस्टामीन रिलीज़ हो गई है मास्ट सेल से, उसको रोक रही होगी। तो हिस्टामीन एंटागोनिस्ट कौन से होंगे? ऐसे एंटी हिस्टामीन चीज़ें होंगी, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो ड्रग के फॉर्म में हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे और जो हेल्प करेगा कि जहाँ पर जाके हिस्टामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है वो रुक जाए। तो एंटी हिस्टामीन ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं एक्टिविटी हिस्टामीन की, कि वो नेक्स्ट फर्दर इन्फ्लेमेशन काज ना कर सके, कि वो किसी और हिस्टामीन रिसेप्टर के साथ, हिस्टामीन जो है वो हिस्टामीन रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ के इन्फ्लेमेशन स्टार्ट ना कर सके, वो पहले ही कहीं ब्लॉक हो जाए। तो उन सब चीज़ों को बोलते हैं एंटी हिस्टामीन या हिस्टामीन एंटागोनिस्ट। तो अब ये डिफरेंट तरह के नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के एंटागोनिस्ट होते हैं। H1 रिसेप्टर में ब्लॉक करने के लिए और तरह की हम ड्रग्स लेंगे, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम और तरह के ड्रग्स लेंगे, और फिर इसके थेरापेटिक यूजेस कौन कौन से हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट तरह के हम ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे।